बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमारी जो है तक़सीम मिरास की पहली क्लास है और इसका सिलेबस ये है जो हमें कंप्लीट करना है पूरा। इसमें 100 तकरीबन 20 क्वेश्चंस हैं। 3-4 महीने लग सकते हैं आराम से करने में। कुछ आ जाएगा तो आप होमवर्क करना शुरू कर दिया करेंगे। तो इसमें मुनासखा का डिस्कशन है, हमल में बच्चा है उसका डिस्कशन है, तखारुज का है, कोई अपनी मर्जी से अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है बिना किसी फोर्स के, रद्द का कॉन्सेप्ट है, ऑल का कॉन्सेप्ट है, सारे इसके अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और जो किताब आपको दी गई थी वो किताब की ये वाली कॉपी है, ताकि हम यहाँ पे बार बार देख सकें किसका क्या हिस्सा आ रहा है समझने के लिए। सिराजी से पहले राजी का तो चैप्टर खत्म हो गया, वो उतना समझा दिया आपको कैसे कैसे एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा, वो बार बार करती रही। दोनों वीडियो मैंने आपको सेंड करती हैं, उसको ढंग से नोट्स बना लिए। इसमें किसके कितने हिस्से मिलेंगे वो डिस्कशन यहाँ से देख देख के करते रहेंगे तो ये किताब आराम से याद हो जाएगी, इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल शुरू ये करना है कि लर्न हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ। ये हमारा मेन टॉपिक है कि सीखना है तरके की तकसीम को मौत के बाद कैसे किया जाए। तो मौत के बाद तरके की तकसीम कैसे हो, इसको हमने सीखना है। अब इसको सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि 3-4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला हम डिस्कशन ये करते हैं कि एक चीज़ होती है गिफ्ट। गिफ्ट को हम हिबा बोलेंगे, गिफ्ट को आप हिबा बोल सकते हैं। अब जो गिफ्ट है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी गिफ्ट की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कोई पूछेगा भी नहीं, सारा माल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन औलाद के बारे में कंडीशन है कि अगर अपनी औलाद को, अपने किड्स को, अपने औलाद को गिफ्ट देना आप चाहते हो, तो हदीस मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद को गिफ्ट दिया जाए तो उसको क्या की दिया दिया जाए, बराबर दिया जाए, इक्वल दिया जाए, अनइक्वल ना दिया जाए। उसके अंदर एक हदीस शरीफ आती है कि एक सहाबी रसूल जो है अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि अल्लाह के रसूल आप गवाह रहें, और उनकी बीवी ने जाहिर भेजा था उनको कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लें कि इस गुलाम को हम इस बच्चे को देना चाहते हैं। तो आपने ये नहीं पूछा कि भाई बाकी बच्चे गरीब हैं अमीर हैं कैसे हैं, ये पूछा कि बाकी बच्चों को आपने ये गुलाम दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा कि मैं इस जुल्म का गवाह नहीं बनता। तो इसमें कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि जब बच्चों में तकसीम करें तो ज़िंदगी में, और ये जो है आप अपनी ज़िंदगी में देंगे जब आप मौजूद होंगे, मरने के बाद गिफ्ट नहीं देना है। गिफ्ट दिया जाता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, किसी को दिया जाता है, हिबा दिया जाता है। तो अपने बच्चों में जब दें तो उसको इक्वल दें। लेकिन कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि अनइक्वल भी हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो कि किसी के शख्स के दो औलादें थी, एक S1 था, सन 1 था, एक बेटा 1 था, एक बेटी, बेटा था 2 था। एक आपके पास लेट से डॉटर थी D1 थी, है एक बेटी है, एक बेटा है, एक ये बेटा है। तो उसने इसको तालीम दी और ये इसको डॉक्टर बना दिया। ये बेटा और ये बेटी की जो गैप है वो डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये पहली बीवी से था, फिर उसने कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी की, ये दूसरी बीवी से थे दोनों। ये डॉक्टर बन चुका है, यानी ये 24-25 साल का बंदा हो चुका है। और ये अभी छोटे हैं, ये 8 या 10 साल के बच्चे हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं, तालीम भी पूरी नहीं हुई है। और ये आपके पास मौत के मुंह में जा चुका है, कभी भी इसको मौत आ सकती है, तबीयत खराब बहुत है इसकी। तो इस कंडीशन में इसने जो अपना माल कमाया था इससे खुद का माल है, तो ये इसको भी अपने पास बुलाकर और इन बच्चों को भी पास में बुलाकर, बीवी हों उनको भी बुलाकर, या ना हो तो बच्चों को बुलाकर ये काउंसलिंग कर सकता है कि भाई देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मैंने डॉक्टर बना दिया है, इनकी तालीम तो अभी ये 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे हैं, मेरे पास बैंक के अंदर जो है 10 लाख रुपए हैं पड़े हुए हैं, तो मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ और बाकी जो 4-4 लाख हैं वो उनके अकाउंट में डाल रहा हूँ। ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी से भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, बट सब सेहतमंद हैं, सब कुछ है, खाते पीते हैं,
सबकी शादियां ब्याह हो सकी, इक्वल मेयार के ऊपर है, तो बेटर ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने, बाद में तिफरका ना हो। तो गिफ्ट अपनी क्या करेंगे, हम जिंदगी में देंगे। इसके रेफरेंसेस मैंने ये दे दिए। इस्लाम 360 सबके पास है, ना हो तो मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें इस्लाम 360। तो उसके अंदर यहाँ पे आपके जाके देखेंगे तो यहाँ से आपको हदीस शरीफ मिल जाएंगी, वो सारी की सारी लेकिन इक्वल की ही मिलेंगी। दूसरा ये है कि गिफ्ट जब दिया जाए तो अपनी औलाद को तो गिफ्ट देके वापस लिया जा सकता है, हदीस शरीफ मौजूद है। लेकिन किसी और को अगर गिफ्ट करते हैं तो अगर वो वापस लेते हो तो कुछ इस तरह से कि जैसे उल्टी किया गया और कुत्ते ने उसको फिर चाट लिया है जी। तो अच्छा नहीं समझा गया है। तो गिफ्ट के बारे में इतनी हमें गिफ्ट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है विल। एक चीज़ है गिफ्ट, एक है विल। विल है आपके पास क्या, वसीयत। विल क्या है, ये वसीयत हो गई। तो वसीयत के बारे में बहुत सा कुरान करीम में तो 11वीं आयत के अंदर सूरह निसा की एक बार है और 12वीं के अंदर 3 बार है। मिम्बाद वसीयती यूसी बेहाउदेन, यूसूना बेहाउदेन, तूसी बेहाउदेन, तूसूना बेहाउदेन है जी। तो 3 4 बार आया हुआ है। इस तरह बुखारी में भी मल्टीपल टाइम्स है, दाऊद में, मिशकात में और में भी होगा, इतना काफ़ी है रेफरेंस के लिए। कि विल अगर किया जाए, हदीस शरीफ मौजूद है कि आपने आधी विल के लिए ही मना किया, आपने 1/3 को कहा साहबी ने, तो आपने कहा कर सकते हो, ये भी टू मच है। तो विल की एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट डाल दी गई कि ये मैक्सिमम जो हो सकती है, आपको समझ में आ रहा है ना सारा ये। तो मैक्सिमम जो हो सकती है कितनी हो सकती है, 1/3 हो सकती है। तो 1/3 हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो हम उसको जो लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये है कम का सिंबल और ये है इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू 1/3 हो सकती है। और उसी में अगर हम जाते हैं आयत नंबर 12 में देखते हैं, तो गैर मुदारिन का वर्ड है उसके अंदर कि वसीयत जब की जाए तो ऐसा ना हो दूसरे को जरर पहुंच रहा हो। ऐसा ना हो कि भाई आपके जो रियल हकदार हैं उनका हिस्सा तो कम जा रहा है, लेकिन किसी पड़ोसी को, गरीब को आपने इतना कर दिया कि अपने जो वारिसीन थे उनके हिस्से बहुत थोड़े थोड़े रह गए। मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए था, उसको 9 लाख रुपए आप वसीयत करके बैठ बैठ गए, और आपके पास यहाँ जो 1 लाख में सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो वो पैरामीटर डाल दिया गया कि इस पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए। तो वसीयत जिंदगी में लिखी जाएगी, लेकिन नाफिज कब होगी, मरने के बाद होगी। ये दूसरी चीज हो गई। तो अक्सर लोगों को 3 चीजों में पता नहीं होता। गिफ्ट अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमने अपनी जिंदगी में तरका तकसीम कर दिया। तो तरका वो नहीं होता, वो तो गिफ्ट है, ठीक है ना, वो लोगों को समझाना है, वो सारा आपको मालूम ही है खैर। और तीसरा हो गया इनहेरिटेंस, तरका। तो इसके बारे में कहाँ कहाँ मौजूद है, ये हदीस शरीफ में लिख दिया। तो तरका जो है ये आपकी मौत के बाद ही होगा, ये उससे पहले हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, आफ्टर दी डेथ ही होने का है। कुछ जब मैंने पढ़ाया काफ़ी दिन, तो कुछ वकील हजरात ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो मुकदमे आते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड होते हैं, यही वाले होते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ये जो बाप है ये मर रहा है, इसकी मौत होने वाली है, इसको पता है कि मेरी मौत कभी हो सकती है, तो ये क्या करे, एक वसीयत लिखे कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को, मेरे फादर को, मेरे सन को और डॉटर को जो हिस्सा दिया जाए, जो हिस्से कुरान करीम में हैं वही हिस्से ये अपने एक पेपर पे लिख दे मरने से पहले, कि मेरी माँ को 1/6 दे दिया जाए चूंकि मेरी औलाद है, मेरी बीवी को 1/8 दे दिया जाए चूंकि औलाद है, मेरे बाप को 1/6 दे दिया जाए, और बचा हुआ इनमें 2:1 में कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया तो फिर मैंने वलीउल्लाह सईदी साहब के पास भी फॉरवर्ड किया, मैंने रजील इस्लाम नदवी साहब के पास भी फॉरवर्ड किया कि भाई वकील हजरात ये चाहते हैं कि भाई ये डिस्प्यूटेड जो मसला हो जाता है, जब मरने के बाद ही इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि मरने से पहले एक वसीयत लिख दें कि मरने के बाद मेरी माँ को इतना जाए और इतना जाए, कुरान करीम के अकॉर्डिंग ही कर दें, कुरान करीम के अकॉर्डिंग ही कर दें। तो उन्होंने दोनों ने रिप्लाई ये की दिया कि क्या ये इस बात की गारंटी दे सकता है कि इसकी मौत बाद में होगी, इसकी मौत पहले हो जाएगी और इनकी बाद में होगी। हो सकता है जिसके लिए वो कर रहे हैं उसकी मौत पहले हो जाए, तो सारे के सारे रूल ही चेंज हो जाएंगे। फिर अब इसका जो अमाउंट होगा उधर चल जाना शुरू हो जाएगा। तो जो अल्लाह ताला का जो कानून है कि तकसीम जो होगी वो कब होगी, मरने के बाद ही होगी।
हाँ, अब इसमें आप ये कर सकते हो, बहुत सारी आपके पास प्रॉपर्टी है, ढेर सारी संपत्ति है जी। तो आपने सबको जिंदगी में कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया, ताकि मरने के बाद कम से कम क्राइसिस रहे। ये तो सॉल्यूशन हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति थी, ठीक है ना, आपके पास भी एक घर था माँ बाप के पास रहने के लिए, और एक्स्ट्रा भी दो चार घर थे। तो सब बच्चों को एक फ्लैट पकड़ा दिया, भाई ये पकड़ो रहो इसके अंदर, तो सबको हिवा कर दिया। वो चाहे इक्वल किया या समझा के किया, जो भी कंडीशन रही, उसमें सारे एग्री भी थे, कोई किसके बीच में डिस्प्यूट नहीं था। हाँ, अब मरने के बाद जिसमें वो रह रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कुरान के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो आपको एक विल जरूर लिखनी पड़ेगी कि मैं जो है बाई बर्थ मुस्लिम हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या रिवर्ट हो चुका हूँ अभी, मैं अपनी डेथ पर मुस्लिम हूँ, और मैं एज ए मुस्लिम मर रहा हूँ, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मेरी माँ है, बाप है, ये हैं, ये मेरे आपके पास रिश्तेदार वगैरह हैं सारे के सारे। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो वहां पर ये जो विल है आपकी, ये कोर्ट में जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो काजी होगा मुस्लिम, उसके अकॉर्डिंग वो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज वो अपने कानून के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वहाँ एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह रहे कि माँ को इतना दो, आप ये बोल के जा रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ, मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, ये एक जो अथॉरिटी है उसको ये पेश करके जा रहे हो, यानी किसी को कफील बना के जा रहे हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज कर दिया जाए। और ऐसा हमें यहाँ पे भी करना चाहिए कायदे में, कि जब हम मरने लगें तो हम किसी बड़े भाई को या किसी मौलाना के नाम कुछ ना कुछ लेटर लिख जाएं कि मेरे मरने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन फला मौलाना से करा लें जाके, जिसको इसका इल्म हो, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। ना मानने वाले हैं तो जो नहीं मानेगा नहीं मानेगा फिलहाल, ठीक है ना। फिलहाल जो तरीके तजवीज हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप खा रहे हो, कमा रहे हो, तो उसमें ये है कि भाई हम ये भी रिकॉर्ड्स रखें सारा का सारा, एक अपना डायरी बनाकर कि हमने किससे उधार लिया है, किसको उधार दिया है, ये डेली मेंटेन करते रहे, मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। फिर ये भी करके रखें कि भाई आज हम एक पंखा लेकर आए, ये मेरा अपने पैसे का है। वाइफ जो है आज जो लेकर आई है, वो अपना एसी लेकर आई है, वो उसके पैसे का है। आप अपनी डायरी मेंशन करें कि मैंने इस डेट में ये फला चीज खरीदी है, ताकि मरने के बाद जब लोग आपका वो देखें आपका सामान क्या है, तो डायरी में लिखा हो कि ये पंखा मेरा है, कुर्सी मेरा है, चेयर मेरी है, ये मेरी, बात ही खत्म हो गई। तो बड़ा आसान हो जाएगा। दिक्कत क्या आती है, जब आप मिलजुल के काम करते हैं तो किसने कितना लगाया है पद लिखा ही नहीं होता, अपने बनने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है। तो बेटर ये है कि अगर भाई भी या पेरेंट्स भी साथ में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या लगाया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने जो लगाया है वो वापस अगर मिलना है आपके पास, तो उसमें आपके पास लिखा हो कि भाई मैंने लगाया हुआ, इसके पैसे वालिद साहब ने नहीं दिए, देने हैं। क्योंकि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बिजनेस है, वालिद साहब है, माँ एक माँ है, ठीक है ना। बट बिजनेस में आपके पास जब इस तरह का हो रहा है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर सकते हो, तो वालिद साहब के यहाँ पे भी नौकरी कर सकते हो। मान लो आप वालिद साहब क्या नौकरी कर रहे थे, आपको सैलरी मिल रही थी, अब सैलरी मिलनी थी, ड्यू थी, 31 तारीख में सैलरी ड्यू हो जाती है, लेकिन मिलनी कब है, 10 तारीख में मिलनी है, और आपकी डेथ 9 तारीख में हुई। तो आपके पैसे वालिद साहब के पास हैं, तो वो भी ऐड होकर आएंगे जब आप मरोगे तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए सारी की सारी। आपने किसी को कर्ज दिया है, तो वो कर्ज अगर ये चांसेस है कि वो मिलेगा वहां से, तो जब तक नहीं मिल रहा है बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, जब मिलेगा तो वो कर्ज भी उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा जाके। हाँ, जो वाइफ के मरने, हस्बैंड के मरने के बाद जो उसकी बेवा को जो मिलती है, क्या बोलते हैं, पेंशन, उसकी बेवा को जो आती है वो केवल बेवा की होती है, उसमें बच्चों का हक नहीं है, जो मरने के बाद शुरू हुई है, ठीक है ना। इस ये केसेस आया था जो मौलाना साहब ने उसमें जिंदगी वाले में भी इसको मेंशन किया है। हस्बैंड रिटायर हो जाता है, उसको जिंदगी में पैसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसके उसकी बीवी को भी जाएंगे, मरने के बच्चों को भी जाएंगे। लेकिन जब वो हस्बैंड मर गया, तो अब जो उसकी बेवा को मिलेगी वो केवल बेवा की, वो चाहे किसी को गिफ्ट करे या कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करे। तो तीन चीजें हो गई कि हमारे पास एक हो गया गिफ्ट, जो जिंदगी में हम किसी को देंगे, बच्चों में दें तो इक्वल देने की कोशिश करें, कुछ कंडीशनल है तो अनइक्वल दिया जा सकता है। विल 1/3 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, विल उनके लिए नहीं कर सकते जिसका डिस्कशन यूसी को मुल्लाओं के अंदर कर दिया गया। तो वो आपके पास यूसी को मुल्लाओं सबके लिए है, ना कि बेटा बेटी के लिए, सारे ही एंटायर वारिसीन के लिए। या विल उसके लिए कर सकते हैं कि जिसको मिल रहा था लेकिन मिल नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन, फॉर एग्जाम्पल कि ये फादर है, ये सन है, और ये इसका सन का सन है, तो यानी ये क्या हो गया, ये ग्रैंड सन हो गया। अब अगर ये मरता है, इसकी डेथ होती है,
तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके पास चली जाएगी, लेकिन इसको नहीं जाएगी नीचे। तो उस केस में वालिद साहब को ये पता है कि इसके रहते हुए ये क्लोजेस्ट है यानी नियर रिलेटिव है, इसको नहीं जाएगी। तो ये इसके लिए क्या कर सकता था, विल कर सकता था, जो इसके पास एक तिहाई की हो सकती थी। तो अगर ये ना हो, अगर ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल इसने अपने इसने दादा ने अपने पोते के लिए एक वसीयत कर दी थी कि भाई उसको जो है लेट से 1/3 में प्रॉपर्टी लिख कर जा रहा हूं। अब उससे पहले कि ये मरता, इसकी डेथ हो गई पहले नंबर पे। तो जब पहले नंबर पे डेथ हो गई और ये वसीयत लिख चुका है, तो ये क्या हो गया, तो डायरेक्टली वारिस बन गया ना। तो अब ये जो विल हो जाएगी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसको 1/3 भी जाएगा और बाकी भी जाएगा, क्योंकि अब इसको तो मिल रहा है। तो जो वारिस डायरेक्टली बन जा रहा है उसके लिए अगर वसीयत कर दी गई थी, तो वसीयत क्या हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारे के सारे रूल फिका में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि जब कोई शख्स मर जाएगा तो पहले उसका कफन दफन होगा, फिर कर्ज की अदायगी होगी, फिर जो वसीयत की होगी उसकी, फिर तरके की क्या होगी, तकसीम की जाएगी। चार ड्यूटी हमारे ऊपर छोड़ के ही बंदा जाता है जब मर जाता है। तो वो चाहे फैमिली वाले हों या रिलेटिव हों, मोहल्ले वाले हों। तो अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा था कि जो शख्स मरा है उसका टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, चाहे वो कार की शक्ल में हो, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे वो लैंड की शक्ल में हो। कुछ आप इख्तलाफ देखेंगे, कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे फतवे दे दिए हैं कि साहब जमीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। खेती की जमीन, यानी अगर खेती की जमीन है तो खेती की जमीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ऐसे भी लोगों ने फतवे कुछ ने दे रखे हैं जो कि गलत हैं। जबकि मरने के बाद हर एक चीज, एवरीथिंग, कुछ उलमा ने तो ये भी लिखा, जो इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, कि अगर मरने वाले के मुंह में चिंगम भी है तो उस चिंगम के अंदर भी सारे लोगों का हिस्सा है। इतना बारीक पॉइंट है, हर एक कुछ भी छोड़ा हो। अभी पीछे भी रजल नबी साहब ने कहा था जब प्रोग्राम होता है, अगर 100 रुपए ही बंदे ने छोड़े हैं तो उसमें भी तरके की तकसीम की जाएगी, चाहे माल ज्यादा हो या कम हो। आयत नंबर 7 के अंदर लिरजाल नसीबुम कवम, उसके अंदर जो है तरकल वालिदाने के अंदर। तो यहाँ पर ये कार हो, कोठी हो, जमीन हो, या आपके आज की डेट में शेयर रखा हुए हैं मार्केट के अंदर, हर एक चीज जो है उसका टोटल अमाउंट जोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम जगह देखेंगे, ये कि ये आधी ले लें पीछे की ले लें, तो क्या हो रहा है कि आगे की जगह क्या होती है महंगी। अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, अगली दुकान अगर बेचोगे तो 15-20 लाख की बिक जाएगी, 15 की बिक जाएगी, पीछे वाली 10 की मिलनी मुश्किल है, जबकि इतना बड़ा स्पेस तो सेम वही बराबर इक्वली है। तो यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो टोटल कॉस्ट ये होगा उसकी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, यानी कुल जो उसकी एसेट थे जो कफन दफन पे खर्च हुआ। तो यहाँ पर जो ये टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट है, इसको अगर हम यहाँ पे 1 लाख मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का पूरा अमाउंट है। जो कफन दफन पे खर्च हुआ मान लेते हैं कि वो 10,000 रुपये का खर्च हुआ। जो कर्ज था उसके ऊपर किसी से ले रखा था वो 30,000 का आपके पास कर्ज था। जो वसीयत उसने कर रखी थी, उसने कहा कि भी 1/3 कर देना, तो फिर 1/3 वसीयत निकालेंगे। उसने कहा कि 1/3 आपके पास वसीयत करनी है, 1/3 वसीयत करनी है। तो अब 1/3 करनी है तो 1/3 वहां पे हम निकाल लेते हैं जाके, फिर निकालेंगे इनहेरिटेंस अमाउंट। तो यहाँ पर हमने जो है विल को कैलकुलेट करने के लिए इसको फार्मूले को ठीक कर लें, फार्मूला गलत लिखा हुआ है। एक तिहाई बटा 3। तो वसीयत जो निकाली जाएगी का अमाउंट जो निकलेगा वो यहाँ पर 1 लाख रुपए, ये टोटल है हमारे पास। 1 लाख में से कफन दफन का खर्च 10,000 रुपए का है, प्लस जो कर्ज है वो 30,000 रुपए का है। यहाँ से ये ब्रैकेट बंद हो गई, ये बाहर हो गया, सबके बटा कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस 1 लाख रुपए में से
माइनस कर दिया, ये 40,000 हो गया, और इस सब का बटा 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 बटा 3 यानी 20,000 कितना हो जाएगा, 20,000 की वसीयत हम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा की होती है उसने, तब भी हम क्या करते, उसको कम करके 20 ही करते। अब आता है तर्के की रकम निकाल लीजिए। क्योंकि जो वसीयत है वो आपके पास अप्लाई पूरे माल पे नहीं होनी है, वो किस पर होनी है, कफन दफन का कर्ज निकालने के बाद, और कर्ज की अदायगी के बाद जो बचेगा उस पे नाफिज की जाएगी एक तिहाई के ऊपर। और फिर जब हम उस पे जाएंगे, तर्के की रकम को निकालेंगे, तो तर्के की रकम के लिए 1 लाख में से 10,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये, और प्लस जो वसीयत जो कर गया था एक तिहाई, वो 20,000 रुपये, इसको जब माइनस करेंगे तो 1 लाख में से ये 10 और 30 40 और 20 कितना हो गया, 60, माइनस 60,000 रुपये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 40,000 रकम के ऊपर ही वारिसों में तकसीम हमने करना है। अभी 15 मिनट आपके बाकी हैं। अब हम लेके चलते हैं अपने उससे जो हमारे पास सवालात मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि वहां से समझने में आसानी हो। तो पहला जो सवाल है यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला सवाल ये कहता है कि तरके की तकसीम करो, एक बेटा है और एक बेटी है, दो लोग हैं और कोई नहीं है। तो हमें पता है कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज्जिल उनसयैन के तहत जो है, बेटे के कितने होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, बेटे के 2 हिस्से, और बेटी का कितना होता है, एक हिस्सा हो गया। तो 2 हिस्से बेटे के, एक हिस्सा बेटी का, कितने हो गए, 3 हिस्से हो गए। तो अगर मान लो कि 3 लाख रुपए का अगर माल था, तो 2 लाख किसको चले जाएंगे, बेटे को चले जाएंगे, और 1 लाख किसको चला जाएगा, बेटी को चला जाएगा। इसी तर्ज के ऊपर अगर हम ऐसा ले लें इसके अंदर कि यहाँ पर 2 बेटे कर दें, तो हर बेटे के 2 हिस्से हो गए। तो एक बेटा, दूसरा बेटा, और ये बेटी एक। दस 10 मिनट है, 10 मिनट। तो हर बेटे के 2 हिस्से, ऐसा नहीं कि दोनों बेटों के 2 हिस्से कर दें और इसका एक हिस्सा कर दें, ये गलत हो जाएगा। हर बेटे के 2 हिस्से, तो हर बेटे के 2 हिस्से, यानी इसके भी 2 हिस्से, इसके भी 2 हिस्से, और बेटी का एक हिस्सा, तो टोटल हिस्से कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। यानी जो भी रकम होगी उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एक हिस्सा इसको चले जाएगा लड़की को, और इनको चले जाएंगे। अब अगर ऐसे होता है कि 3 बेटे होते और 2 बेटियां होती, तो एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, एक बेटी, 2 बेटी, इन सब का एक एक हिस्सा, इन सब के 2 2 हिस्से हो जाते, तो ये जुड़ जाता, तो 6 और 2 8 हो जाते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कल इतना छोटा सा मसला भी एक साहब ने, कोई ग्रुप में है मौलाना इफ्तिखार, उन्होंने किसी को दूसरे को दिया, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, कि भाई हमारे एक सवाल है, एक 2 बेटियां हैं एक बेटा है, कितना बनेगा। अब इतना छोटे छोटे मसले भी लोगों को नहीं पता, तो बहुत छोटा सा है, ये तो मौलाना साहब को बता देना चाहिए था, है जी। तो ये चीजें देखने की हैं कैसे करना है, क्योंकि मसला ये है कि इसमें हाथ रखते हुए डर सा लगता है, क्योंकि खौफ दिला दिया गया, बहुत मुश्किल अमल है इसलिए डर लगता है कि गलत ना हो जाए। तो यहाँ बेटा बेटी है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कोर्ट से जो तकसीम होता है इसी के मुताबिक होता है मुसलमानों में। है कोर्ट से जो तकसीम होता है विरासत भाई, में। कोर्ट में आर्टिकल नंबर 25 है आपके लिए करने के लिए, वो जो जिस धर्म का है उसी धर्म के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। अब मसला ये है कि हमने अपने धर्म के बारे में उसमें रिसर्च करके उसको कोर्ट को पेश ही नहीं किया। अब जितने वो लोग हैं उसके अंदर नए जनरेशन को तो बड़े जनरेशन वाले आने नहीं दे रहे, ये दिक्कत पेश आ रही है।
दूसरा वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो एटलीस्ट इंग्लिश जानता हो, जिसको फर्राटे की अंग्रेजी कहा जाता है, और फर्राटे की अरबी, और उसको ये भी आती हो। बीच में जो मीडिएटर हो, हमारा काउंसलर हो कोर्ट के बीच में और इसके बीच में, तो वो अच्छी तरीके से अरबी की भी नॉलेज रखता हो, इंग्लिश की भी रखता हो, उर्दू की भी रखता हो, ताकि उधर भी समझा सके इधर भी समझा सके। तो ऐसे लोग हैं किधर, मसला ये। तो ये तो हमने पैदा करने, आप लोग पैदा हों उसके अंदर, मदारिस से आए, फिर ये इल्म सीखना शुरू करें, क्यों नहीं मानेंगे। फिर वो करते हैं तो फिर किस लेवल से करते हो तो? बस जो चला आ रहा है चला आ रहा है, जो जितना भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर जज हूं और एक तरफ ये दो लोग हुए, एक तरफ एक गवाह हुआ, और वहां पर वकील हजरात भी मौजूद नहीं थे जब आपने क्राइम किए, ना जज मौजूद था, तो अब जब जज जो बैठा है वो आपके डिस्कशन के ऊपर ही तो डिसीजन ले रहा है ना, वो देखने तो नहीं गया ना सही क्या थी, या झूठे वकील आ गए, झूठे आपके पास गवाह आ गए, जिसका पल्ला भारी हो गया उसके अकॉर्डिंग उसने फैसला कर दिया, यही तो हो रहा है। या आप तहकीक करने तो नहीं जा रहे ना, किधर जा रहे हो आप, कोर्ट में तहकीक किधर हो रही है, मैक्सिमम तो तहकीक नहीं हो रही ना जाके, एविडेंस की वो प्रूफ गलत बन जा रहे हैं। ढंग से अगर तहकीक हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने अभी किताब भिजवाई है यहाँ पे अभी एक साहब को सुप्रीम कोर्ट में, तो अब वो कहते हैं जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि असबा एबीजी आपने लिखा है अपनी किताब में, क्या मतलब है? तो मैं क्या, किताब का फला पन्ना खोलो साहब, इसके अंदर एबीजी का मतलब है असबा भी गैरी। वो कहते हैं जी ये क्या होता है? तो मैंने कहा भाई असबा भी गैरी जो होता है ये रेसिडुअरी होता है, जब बेटा बेटी साथ हो, पोता पोती साथ हो। तो अब मसला ये है कि उनको समझाने वाला भी तो हो ना, वो कहते हैं अरबिक टर्मिनोलॉजी में तो आप ही समझाओ कि जो आप रेसिडुअरी बोलते हैं सर वो ये है। तो मैंने कहा भी एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज इकट्ठे करें, कुछ वकीला इकट्ठे करें, वकील हजरात, मेरा एक सेमिनार रख दें, मैं ये क्लास फ्री में पढ़ा देता हूँ बिना पैसे की, इसमें क्या दिक्कत है मेरे को। तो ये बिना उसके काम नहीं होगा, आपने सीख कर वकीलों को तैयार करना है। उलमा तो तैयार मदरसे से हो रहे हैं, पढ़ के आ ही रहे दूसरे वकील सब पढ़ रहे हैं आपसे, हमारे वकील। हैं। तो अच्छा है जी। ये बात समझ में आ गई, पहले वाली कंडीशन में इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 48 हुए हैं, 12 नहीं बजे हैं। दूसरा सवाल ये है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलेंगे क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया है ताकि एक की बात समझ में आ जाए। मरने वाले का एक बेटा है और 5 बेटियां हैं, और मरने वाले का एक भाई भी है। तो जब ये बेटा और बेटी एक साथ होते हैं तो ये कंडीशन क्या बनती है, इसको हम बोलेंगे एबीजी, असबा बी गरी। क्या बनती है? असबा बी गरी बनती है। और जब आपके पास जो भाई है या बाप है या भाई की औलाद है, ये वाली जो बन रहा है ये बनता है असबा बी नफसी। अगर केवल मर्द ही हजरात हों, बेटा पोता पर पोता, बाप दादा पर दादा, भाई भाई की औलाद, चचा चचा की औलाद, ये असबा भी नफसी ही के अंदर आते हैं। ये इस किताब में जो आपके पास मौजूद है, कहाँ गई, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो इस किताब को आप फॉलो करते रहेंगे दिन रात तो इंशाल्लाह याद होता रहेगा। तो यहाँ पे असबा भी नफसी के अंदर ये 4 कैटेगरी आती हैं। तो ये ब्रदर जो आ रहा है वो असबा भी नफसी के अंदर आ रहा है। तो पहले हमें पता हो कौन सी कैटेगरी है और कौन किस में आ रहा है, उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर ये असबाबी नफसी में आ रहा है। अब रूल ये है कि अगर इसको देखते हैं सन को इंडिविजुअली, तो ये भी असबा है। इसको अगर हम देखते हैं तो अलग से, तो ये भी क्या है, सिर्फ अलग हो तो असबाबी नफसी है। और ये असबाबी नफसी पहली कैटेगरी में आता है। बेटा पोता पर पोता पहली में, बाप दादा परदादा दूसरी में, भाई भाई की औलाद तीसरी में, चचा चचा की औलाद चौथी में। ये भी असबाबी नफसी है, बट ये किसके अंदर है, कैटेगरी नंबर 3 के अंदर है। तो जो करीब तरीन असबा होगा उसके बाद जो पीछे वाले को कैंसिल कर देंगे, तो इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, चाहे वो रियल ब्रदर हो, आरबी का मतलब रियल ब्रदर, या पैटर्नल ब्रदर यानी पीवी, यानी बाप शरीक भाई हो उसको भी नहीं जाएगा, बाप शरीक भाई हो उसको भी नहीं जाएगा, बाप शरीक बहन हो इसको भी नहीं जाएगा, ना ये इसको जाएगा, ना रियल सिस्टर को जाएगा। आरएस का मतलब रियल सिस्टर, और पीएस का मतलब पैटर्नल सिस्टर, यानी ना सौतेली बहन को जाना। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई के साथ सगी बहन भी होती या भाई के साथ सौतेली बहन होती, तो मतलब किसी भी तरह के भाई बहन को नहीं जाएगा अगर यहाँ पर ये मौजूद हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ से कैंसिल हो गया। कुल मिला के सवाल आसान हो गया, एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। तो एक अगर बेटा हो गया आपके पास और 5 बेटियां हो गई, तो एक बेटे का मतलब क्या हो गया, एक बेटा हो गया और 5 क्या हो गई, बेटियां हो गई। तो 5 बेटियों के तो 5 ही हिस्से हो गए,
और एक बेटे के 2 हिस्से हो गए, यानी टोटल कितने हो गए? 7 हिस्सों में तकसीम हो गई। कोई दिक्कत? ये सब मुंह जवान याद हो जाएंगे सारे के सारे। बाकी आप इसको लिख, जब वीडियो सुने तो अपने उर्दू में लिखें, क्योंकि आपने किसी को पढ़ाना है। इतना ही नहीं करें कि हमने पढ़ना है, आगे जाके पढ़ाना है, तो फिर काम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पढ़ाने से नॉलेज आती है। तो 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल और कर लें, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। तीसरा सवाल ये है। अब इस सवाल को हम वहां पे ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल है, बाप बेटी और बीवी। बाप बेटी और बीवी। तो सवाल नंबर 3 है हमारे अकॉर्डिंग, जिसके अंदर सबसे पहले पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप में हम ये लिख लेते हैं कि कौन कौन वारिस है। स्टेप 1 में हम लिखते हैं शेयर ऑफ इनहेरिटेंस एंड, नहीं शेयर नहीं, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। तो जो उर्दू में इसको लिखना है, तो उर्दू में आप टर्म लिख लें इसकी, वारिसीन और उनके हिस्से। जो मैंने बोला है वो आप उर्दू में वहां लिख लीजिएगा, जब वीडियो सुनेंगे। बात समझ में आ गई? लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर का मतलब वारिसीन और उनके हिस्से। तो वारिसीन में किसको देखा हमने, क्या था अभी? फादर, फादर, डॉटर, वाइफ। तो अब सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बाप का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। 11 के अंदर ही लिखा हुआ है, अगर बेटी एक है तो उसका हिस्सा 1/, बेटी का 1/2 है, आधा है। बीवी का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है। लेकिन जब औलाद में बेटी हो, तो आपके पास वालिद साहब को बचा हुआ भी मिलता है, आर यानी रेसिड्यू, बचा हुआ हिस्सा। तो वालिद साहब जबिल फरूज भी हैं और असबा भी हैं बेटी की मौजूदगी में। बेटा होता तो केवल वालिद साहब जबिल फरूज ही होते। बेटी अकेली है तो जबिल फरूज है, लेकिन भाइयों के साथ हो जाती है तो असबा भी गारी दोबारा सेकेंडरी में चली जाती है। वाइफ हमेशा जेड एफ ही होती है। तो पहली तरतीब तो ये हो गई, पहला जो मरहला जिसको बोलेंगे। अब मरहला नंबर 2 पे आ गए, स्टेप नंबर 2 पे आ गए। जबिल फरूज के कुल हिस्से, यानी टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। अब इसमें कौन कौन मौजूद है? वालिद साहब मौजूद है, तो ये वालिद साहब आ गए। डी का मतलब डॉटर आ गई। डब्ल्यू का मतलब वाइफ आ गई। सिंपल सिंपल सा तरीका है। वालिद साहब के नीचे 1/6 लिख दें, डॉटर के नीचे 1/2 लिख दें, बीवी के नीचे 1/8 लिख दें। जब कभी भी 8 आएगा, नीचे का नंबर 24 ही आता है। ठीक है, तो 6 चौक 24, 4, 12 दूनी 24, और 8 तिया 24। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। 8 से काटेंगे 24 को तो 3 बार कटेगा, तो जितनी बार कटेगा ये लिख दिया। 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24। और 6 से काटेंगे 24 तो 6 चौक 24, 4 हो गया। ठीक है, तो 12 और 4 16, और 3 19 बटा। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें दिक्कत हो रही समझने में? तो 19/24 माल तकसीम हो गया, तो इसका मतलब कुछ बच रहा, अभी 24/24 नहीं हुआ है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे। शेयर ऑफ असबा बी नफसी, ये वाला, ये असबा बी नफसी बना है, वालिद। तो शेयर ऑफ असबा बी नफसी में किसका शेयर है? वालिद साहब का केवल। शेयर ऑफ फादर यानी वालिद साहब का हिस्सा, यानी आर निकालना है, बचा हुआ हिस्सा। तो टोटल तरके में से घटा देंगे किसको? जबिल फरूज के कुल हिस्से। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ का मतलब जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो पूरे तरके में से माइनस कर दिया कितना? 19/24। अब यहां तरतीब बताई थी हमने जब सिराजी से पहले रियाजी पढ़ाया था, कि अगर यहाँ 24 है तो नीचे भी 24 आ जाएगा, और यही वाला 24 कहाँ आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा, और ये 19 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वहां से हमने सीख लिया सारा का सारा, 5/24 आ गया। तो वालिद साहब को एक तो मिल गया 5/24, और एक वहां से भी मिल रहा है उसको 1/6। तो यहाँ पे वालिद साहब का कुल हिस्सा कितना हो गया, टोटल शेयर ऑफ फादर, यानी वालिद साहब का कुल हिस्सा, ZF का हिस्सा प्लस बचा हुआ R का हिस्सा। तो ये 1/6 तो उसको वहां से मिल गया वालिद साहब को, और 5/24 यहां से मिल गया। तो ये 24 ही आ जाएगा, क्योंकि 24 से दोनों कट जाएंगे। 6 चौक 24 4, और 24 ही कम 24, अगर हमने बताया था अगर नीचे जो नंबर हो अगर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही उतर जाता है, ये बताया था। हमने बताया था कि आपके पास यहाँ पे नीचे वाला अगर नंबर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर आगे जू का तू उतर जाएगा। और जहां पे आपके पास अलग है तो इस वाले से इसको क्या काटेंगे, 24 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 6 चौक 24। तो ये 4 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 9/24। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं। अब सबको एक साथ जोड़ दें, आखिरी मरहला, बस सवाल हल हो गया, इसके बाद क्लास खत्म कर देते हैं। स्टेप नंबर 4। अब यहाँ लिख देंगे सारे वारिसीन के हिस्से। जो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, क्या नाम है, मस्जिद में सुबह में, वो भी शेयर कर दिया करूंगा आपको कल से। तो उसमें उर्दू में सारा लिखा हुआ है, तो फिर समझने में आसानी हो जाएगी सारी चीजों को। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। अब सारे वारिसीन के हिस्से तीन ही लोग हैं। एक कौन मौजूद है, फादर डॉटर वाइफ। तो फादर डॉटर और वाइफ, डॉटर और वाइफ। तो फादर को कितना जा रहा है अब, 9/24 लिखेंगे। और बेटी को कितना जा रहा है, 1/2। बीबी को 1/8। ये 24 हो गया। और ये आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया, क्योंकि सेम है ऊपर। और 12 दूनी 24, ये 12 आ गया, और 8 दिया 24 हो गया। तो ये कितना हो गया, 15, और ये 24/24 हो गया। तो खुलासा ये हो गया कि पूरी प्रॉपर्टी ये कितने हिस्से होंगे, 24 हिस्से होंगे। और 24 में से 9 हिस्से बाप को, 12 बेटी को, और 3 जो है वाइफ को चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बस इतना ही रट लीजिए। इतना इतना करते रहिए, इंशाल्लाह सारा मसला